हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर 2023 वीडियो एग्जाम आप भी देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताऊं तो सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टोटल 60 प्रश्न में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, और पूरा के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे के पूरे किताब का। ठीक है, और मुझे इस वीडियो में 60 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो 60 में से लगभग 50 प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने तैयारी करा रखी है। ठीक है, अगर आप भी अब टॉपर बनना चाहते हो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए तो कम से कम 60 में से 55 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। तो चलो बिल्कुल तैयार हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि 60 में से कितना प्रश्न आपने किया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। देखो पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो किस देश से सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। बताओ इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी फ्रांस से। तो जितने बच्चों ने सी दिया है तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। काउंट करते रहना ईमानदारी से, ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से काउंट करते रहना। चलो तो पहला का सी हो गया। आगे अगर हम बढ़ें और दूसरा प्रश्न देखें, देखो दूसरा प्रश्न यह है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई कब। ऑप्शन ए 1788 में, ऑप्शन बी 1789 में, ऑप्शन सी 1790 में, और ऑप्शन डी 1787 में। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1789 में। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरे का बी जो है सही आंसर है। जितने बच्चों ने बी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा, देखो प्रश्न तीसरा यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताओ भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ठीक है, तो जितने बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, काउंट करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा मार्क्स लेके आइए इस बार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है। चौरी, यहाँ चौरी चौरा होगा, सॉरी यहाँ चौरी है, या चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। ये आपका चौरी है। ठीक है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। ऑप्शन 1920, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। बताओ चौरी चौरा कांड जो हुआ था किस वर्ष घटित हुआ था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी 1922 में। ठीक है, 1922 में ये आपका चौरी है, याद रखिएगा ना, चौरी चौरा होता है, चौरी चौरा 1922 में घटित हुआ था ये घटना। तो जितने बच्चों ने सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न मैं दिखाता हूँ आपको। देखो आंसर दीजिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। ऑप्शन में पढ़ता हूँ, नीचे ऑप्शन है। ठीक है, बताइए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बताओ ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट की घोषणा, ऑप्शन बी नमक कानून तोड़कर, ऑप्शन सी साइमन कमीशन के आगमन, और ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नमक कानून तोड़कर। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए साथ ही साथ आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। ऑप्शन है 1914 में, ऑप्शन बी 1915, और ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो 1918, और ऑप्शन डी 1919। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1915 में। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न सातवां आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सोच समझ के बताइएगा।
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए वाशिंगटन में, ऑप्शन बी जिनेवा में, और ऑप्शन सी की अगर हम बात करें न्यूयॉर्क में, और ऑप्शन डी की बात करें ऑस्ट्रिया में। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूयॉर्क में। जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए प्रश्न 7वां भी हो गया। प्रश्न 8वां बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां देखो, प्रश्न 8वां यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1945 में, ऑप्शन बी 1920 में, और ऑप्शन सी 1942 में, और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो 1947 में। बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। बहुत प्यारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां। तो मेरे प्यारे बच्चों सन 1945 में, ठीक है। तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 9 क्या है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। जो आर्थिक महामंदी आई थी भारत में वो कब से आई थी। ऑप्शन है 1919 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1934 में। बताओ आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 में। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अगर आप दिखाऊं तो प्रश्न 10वां देखो। प्रश्न 10वां यह है कि भूमि एक यहाँ पे भरना है संसाधन है, मतलब भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है कि भूमि एक मानव निर्मित संसाधन है कि भूमि एक सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है कि भूमि एक इनमें से कोई नहीं है, बताना है। बहुत प्यारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए प्राकृतिक, क्योंकि भूमि एक ऐसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अगर मैं दिखाऊं आपको तो अगला प्रश्न नंबर 11 यह है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी, और ऑप्शन डी जो है लेटराइट मिट्टी। बताओ इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है चाय की खेती के लिए। तो जितने बच्चों ने डी दिया होगा उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 12 यह है कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। देखिए पुनः लिखा होगा यहाँ पे, आप लोग सही कर लीजिएगा, पुनः है। निम्न में से कौन सा संसाधन जो है पुनः चक्रीय है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन डी पशुधन। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए लोहा। लोहा जो है पुनः चक्रीय है, ठीक है। यह पुनः है, टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ा, पुनः चक्रीय है। चलो तो जितने बच्चों ने ए दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें और अगला प्रश्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगला प्रश्न यह है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण ऑप्शन ए गहन खेती, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, और ऑप्शन डी अति पशुचारण। बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों अधिक सिंचाई, ठीक है। जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो अगला प्रश्न यह है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं पूरा दिखे। हाँ, अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। मतलब चार ऑप्शन में से बताना है कि नवीकरण योग्य संसाधन कौन नहीं है। ऑप्शन है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी जल, और ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वह है जीवाश्म ईंधन, और ऑप्शन डी जो है वो आपका वन, ठीक है। बताओ क्या है। बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न ये था कि कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो देखो नवीकरण योग्य संसाधन आपका ये जो जीवाश्म है ईंधन ये नहीं है, मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यह है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। सलाल बांध जो है किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी कृष्णा। बताओ चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है, कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी चिनाब नदी पे। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है।
चलिए आगे अगर हम बढ़े अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 16 देखिए प्यारा प्रश्न है कि बांधों को भी कहा जाता है, मतलब बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है कि जल स्रोत भी कहा जाता है कि बाढ़ नियंत्रण का उपाय भी कहा जाता है कि जल का भंडार कहा जाता है, मतलब बांधों को इनमें से और क्या कह सकते हैं हम। ठीक है, यह पूछ रहा है प्रश्न, प्यारा प्रश्न है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों बांधों को ना हम बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए काउंट करते रहिएगा आप लोग अच्छे से। प्रश्न 17 देखो, प्रश्न नंबर 17 पूरा दिखाता हूँ प्रश्न यहाँ अब पूरा दिख रहा है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी फसल है जो मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी मूंग। बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फसल है जो मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्वार, ऑप्शन सी ज्वार। ठीक है, तो जितने बच्चों ने सी दिया है ज्वार उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यह है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है, मतलब बताना है चार ऑप्शन में से रोपड़ फसल कौन है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी मूंगफली। बताओ इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है ये बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी गन्ना। गन्ना जो है ना रोपड़ फसल है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 19। देखो प्रश्न नंबर 19 यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, मतलब रेशेदार फसल पूछ रहा है। ऑप्शन ए जूट, ठीक है, और आगे अगर हम पढ़ें तो ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी रबर। मतलब इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा रेशेदार फसल है। तो सिंपल जवाब आपका रहेगा पहला ही, ठीक है, जूट, क्योंकि जूट जो है एक रेशेदार फसल होती है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है सही, 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न 20वां। प्रश्न 20वां यह है कि कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए। ऑप्शन है प्राकृतिक गैस के लिए, ऑप्शन बी कोयला के लिए, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा के लिए, ऑप्शन डी बॉक्साइट के लिए। बताओ कोरबा जो है प्रसिद्ध है किसके लिए। अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। तो कोरबा प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों कोयले के लिए। किसके लिए, कोयले के लिए। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही, 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, प्रश्न 21। देखो प्रश्न 21 है जो अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि दिखे। देखो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। बताना है चार ऑप्शन में से कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा। बताओ 21 का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी कोयला होगा। ठीक है, कोयला। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। अगला प्रश्न देखो इम्पोर्टेंट है। क्या है, एंथ्रेसाइट का संबंध जो है किस खनिज से है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। ठीक है, ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी कोयला। बताओ 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छा प्रश्न है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है, और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो कोयला से। एंथ्रेसाइट का संबंध किससे, कोयला से है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। जितने बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पूछता हूँ आपसे। देखो अगला प्रश्न यह है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन है तेल शोधक कारखानों के लिए, ऑप्शन बी फिल्मी सिटी के लिए, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ मुंबई हाई प्रसिद्ध है इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए। तो देखो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है ना वो तेल शोध कारखानों मतलब पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए। तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न दिखाता हूँ आपसे 24। देखो अगला प्रश्न 24 यह है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो देखो ऑप्शन पढ़ता हूँ।
ऑप्शन ए जो है वह है तमिल और उत्तराखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। बताओ क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न एक बार फिर पढ़ देता हूँ कि भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र जो है कहाँ स्थित है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 25। देखो प्रश्न 25 यह है कि झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए। ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी कोयला के लिए और ऑप्शन सी तांबा के लिए और ऑप्शन डी बॉक्साइट के लिए। बताओ झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी कोयला के लिए। किसके लिए, कोयला के लिए। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, 100% सही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न 26 देखो क्या है, 26 ये है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, मतलब किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है। ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी चाय। बताओ 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कीजिएगा, उर्वरक, क्योंकि उर्वरक का जो निर्यातक है भारत नहीं है। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो अगला प्रश्न यह है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी अमृतसर में। बताओ पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो स्थित है कहाँ पे, प्यारा प्रश्न है। तो आप आंसर जवाब दोगे सी पे, कहाँ पे, मुंबई में है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए 27 भी हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे 28, और यह प्रश्न वाकई में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और सोच समझ के आप लोगों को जवाब देना है इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूँ कि प्रश्न पहले छोटा कर देता हूँ, चल देखिए अच्छे से। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। क्या है कि दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी आंतरिक व्यापार और ऑप्शन डी वस्तु विनिमय। तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगर आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखें तो देखो अगला प्रश्न भी वाकई में कमाल का प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी जो है मेरे प्यारे बच्चों 1998। ठीक है, बताइए क्या राइट आंसर होगा 29 का। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी 1953 में किया गया है। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो देखो अगला प्रश्न यह है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी सिंहली, ऑप्शन डी मुस्लिम। बताओ क्या है राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी मतलब क्या है, सिंहली है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर उनका बिल्कुल सही 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। देखो अगला प्रश्न यह है, ध्यान से सुनिएगा और जवाब सोच समझ के दीजिएगा कि बेल्जियम के सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। बेल्जियम के सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। ऑप्शन ए विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, ऑप्शन बी शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार के मध्य और ऑप्शन डी राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। बताओ 31 का राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। तो जितने बच्चों ने अगर इस क्वेश्चन का जवाब ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों का इसका आंसर मालूम नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न देखो क्या है 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का
संघीय राज्य, देखिए यह संघीय नहीं है, संघीय राज्य है। यहाँ मैं क्वेश्चन सही पूछता हूँ, आप लोग से जवाब दीजिएगा। संघीय राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी दिल्ली। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली जो है वो भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो जितने बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992 और आगे अगर हम बात करें तो 2004 में। बताओ प्रश्न यह है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी पे सी पे क्लिक करना, क्योंकि 1992 में ना भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में की गई थी। देखिए जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो 34 क्या है कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। मतलब समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन नहीं इनमें से? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी उत्तराधिकार और ऑप्शन डी जो है विदेशी मामले। बताओ समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है आपका विदेशी मामले। तो जितने बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं। तो अगला प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? मतलब भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी पंजाब। तो ये तो नॉर्मल प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दे दोगे कि सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है भारत में, तो आपका हिंदी है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यह है 36, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। चलो 36 यह है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 26। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 36 प्यारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो मेरे प्यारे बच्चों 22। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का समावेश है। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो 37 यह है कि काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ किसके प्रतीक थीं? बहुत प्यारा प्रश्न है। काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ किसकी प्रतीक थीं? ऑप्शन ए क्रोध की, ऑप्शन बी शांति की, ऑप्शन सी अश्वेत शक्ति की और ऑप्शन डी खुशी की। बताइए काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ किसके प्रतीक थी? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में अगर मैं पूछूं आपसे तो अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऑप्शन ए धर्म का कोई स्थान नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पे यह है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास और ऑप्शन सी केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्मों को मान्यता और ऑप्शन डी सभी धर्मों को समान समझना। ठीक है, एक बार प्रश्न फिर दिखा देता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। धर्म निरपेक्ष राज्य में क्या है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों धर्म निरपेक्ष राज्य में ना सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो जितने बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न पूछूं मैं आपसे तो अगला प्रश्न यह है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सतलुज बांध से, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध से, ऑप्शन सी नागार्जुन बांध से, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। तो जितने बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 40वें प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। 40वां यह है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2005 में,
और ऑप्शन बी 2006 में, और ऑप्शन सी 2008 में, और ऑप्शन डी 2015 में। बताओ नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, यह पूछ रहा है, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये 41 यह है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 14 नवंबर को, और ऑप्शन डी 15 अगस्त को। बताओ 41 का राइट आंसर क्या होगा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जितने बच्चों ने ये आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न यह है, अच्छा प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न यह है, ध्यान से पढ़ना, कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ूंगा। निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, और ऑप्शन सी नेपाल, और ऑप्शन डी श्रीलंका है। ठीक है, बताओ किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़कर, मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो जितने बच्चे ने पाकिस्तान दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न अगर हम बढ़ें, और अगला प्रश्न अगर मैं पूछूं आपसे, तो अगला प्रश्न यह है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। मतलब भारत में आप कितने वर्ष के रहेंगे तो आप वोट दे सकते हो, मत दे सकते हो। ऑप्शन 21 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। बताओ तो भारत में मताधिकार की आयु जो है वो 18 वर्ष है। अगर आप 18 वर्ष को हो तो आप मत दे सकते हो। तो जितने बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछता हूँ आपसे। देखो अगला प्रश्न यह है कि राजनीति एक भरना है का क्षेत्र है। मतलब राजनीति एक संभावनाओं का क्षेत्र है, कि राजनीतिक एक विकल्पों का क्षेत्र है, कि राजनीतिक एक प्रयासों का क्षेत्र है, कि राजनीतिक ये सभी हैं। बताओ राजनीति जो है वह एक कैसा क्षेत्र है। बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे 44, अच्छा प्रश्न है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों राजनीति जो है वो एक संभावनाओं का क्षेत्र है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सारे प्रश्न पढ़ा चुका हूँ, वैसे सभी लोग जवाब अच्छे से दे रहे हो मुझे मालूम है। देखो अगला प्रश्न 45 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। ऑप्शन है कुल आय को, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय को, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय को, और ऑप्शन डी ए सभी। तो निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। ठीक है, प्यारा प्रश्न है 45। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय को, मतलब प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कह सकते हैं। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। चलो आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो अगला प्रश्न यह है, क्या है। देखो अगला प्रश्न ये मेरे प्यारे बच्चों कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन 125वां, ऑप्शन बी 124वां, ऑप्शन सी 129वां, ऑप्शन डी 130वां। बताओ मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। प्यारा प्रश्न है। तो आप जवाब दोगे ऑप्शन डी पे 130वां स्थान प्राप्त हुआ था, 130वां। तो जितने बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए फटाफट अगर आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूँ, और अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना कि इनमें से कौन सा विकसित देश है। ब्राज़ील, भारत, फ्रांस, एक ऑप्शन और नीचे छिपा हुआ है जो कि है बांग्लादेश। तो 4 ऑप्शनों से बताना है कि कौन सा विकसित देश है। ठीक है, इन चारों में देखो इनमें से कौन सा विकसित देश है, वो है आपका फ्रांस। क्या है, फ्रांस। फ्रांस जो है इन चारों में विकसित देश है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ता हूँ 48। देखो 48 प्रश्न क्या कह रहा है, प्यारा प्रश्न है
कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय होगा, आगे यहाँ लिख लेना, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। बताओ 48 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। चलिए आगे अगर बढ़ूँ, अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो 49, देखो 49 क्या है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो अब क्या है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिए हद से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। देखो अब इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है। प्रश्न यह है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से, देख रहे हो टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, लिहाज से। प्रश्न यह है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति जो है भारत से बेहतर है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी पाकिस्तान। बताओ 49 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वह है श्रीलंका। अगर मानव विकास के लिहाज से देखा जाए तो किस देश की स्थिति जो भारत से अच्छा है, तो बांग्लादेश की स्थिति जो है मानव विकास के लिहाज से बेहतर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगर मैं पूछूं तो 50वां प्रश्न क्या है कि सामान्यतः किसी देश का विकास जो है निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से किस देश, मतलब कोई भी देश है, कोई भी देश का अगर विकास हम बात करें तो किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय के, ऑप्शन बी औसत साक्षरता स्तर पे, ऑप्शन सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। बताओ तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि किसी भी देश का अगर हम विकास करना चाहते हैं तो उसके प्रति व्यक्ति आय पे डिपेंड भी करता है और औसत साक्षरता स्तर पे भी डिपेंड करता है और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे भी डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने डी दिया उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूँ 51 क्या है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं। चार ऑप्शन बताना किसको कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक को, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्रक को, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्रक को, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्रक को। बताओ निम्न में से किसको जो है कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। 51 बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न पूछूं आपसे तो अगला प्रश्न यह है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यवसाय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी। ठीक है, कृषि जो है, तो ऑप्शन बी जितने लोगों ने क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे अगर हम बढ़ूं और अगला प्रश्न पूछूं आपसे 53। देखो 53 यह है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई। मतलब किस वर्ष महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना जो है चलाई गई। ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2000 में। बताओ 53 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ऑप्शन सी 2005 में। 2005 में गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई। ठीक है, जिसे मनरेगा भी कहते हैं, मनरेगा। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों कि सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्रक, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्रक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप जवाब दोगे तृतीय क्षेत्रक, किसमें, तृतीय क्षेत्रक। तो सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बात करें तो देख लो 55 यह है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। ऑप्शन ए रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, ऑप्शन सी उद्यमों के स्वामित्व, कि ऑप्शन डी उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या।
बताओ 55 का राइट आंसर क्या होगा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। तो ऑप्शन सी उद्यमों के स्वामित्व। ठीक है, तो जितने बच्चों ने सी दिया उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। आगे अगर बढ़े, अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं 56 कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी पेरिस में, और ऑप्शन सी जेनेवा में, और ऑप्शन डी ओटावा में। बताओ, 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी जिनेवा में। तो जितने बच्चों ने सी दिया उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। चलिए आगे अगर मैं बढ़ूँ, अगला प्रश्न आपसे पूछूं तो अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, मतलब इसमें से उत्पादन का साधन कौन है। ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी सेवाएं, ऑप्शन डी कर। बताओ, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है तो मेरे प्यारे बच्चों पूंजी, क्योंकि पूंजी रहेगी तभी तो आप उत्पादन कर सकते हो किसी भी क्षेत्र में। तो निम्नलिखित में उत्पादन का साधन पूंजी है, तो ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़ूँ, अगला प्रश्न पूछूं। देखो अगला प्रश्न यह है कि विदेशी व्यापार जो है किन के मध्य होता है। विदेशी व्यापार जो है किन के मध्य होता है। ऑप्शन ए 2 देशों के मध्य, ऑप्शन बी 2 प्रदेशों के मध्य, ऑप्शन सी 2 नगरों के मध्य, ऑप्शन डी 2 गाँवों के बीच। तो देखो विदेशी व्यापार की अगर हम बात करें तो विदेशी व्यापार जो होता है 2 देशों के मध्य होता है। विदेशी व्यापार 2 देशों के मध्य के व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो जितने बच्चों ने ए दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे अगर बढ़ें और अगला प्रश्न मैं आपसे अगर पूछूं तो अगला प्रश्न 59 है। 59 यह है कि एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। ऑप्शन ए उपभोग वस्तु, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ऑप्शन सी सेवा वस्तु, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ। बताओ 59 का राइट आंसर क्या होगा। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है तो ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे, और आगे लास्ट प्रश्न ये है जिसका आंसर सभी लोग अच्छे से देंगे और राइट आंसर देंगे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1984 में, और ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1986 में। बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1986, मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 60 प्रश्न हमने पूछा। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों के 60 में 60 हैं, कितने बच्चों के 60 में 55 हैं, और कितने बच्चों के 60 में 50 हैं। इन 3 रैंकों वाले बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही है। अगर इतना स्कोर किए होगे, इससे कम है तो कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ी होगी आप लोगों को। इसलिए जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ इसको पूरा रट जाना है, आप लोगों को रट जाना है। हालांकि मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा दूंगा, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको, लेकिन कमेंट जरूर करना। जितना भी क्वेश्चन की कमेंट ईमानदारी से करना, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। तो लाइक कर दो। अभी तक जितने बच्चे लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक तो करना ही है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।